स्वागत है आपका डे 5 के लेक्चर नंबर 2 में। शाम के बज रहे हैं 4 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन जैसे चैप्टर को। और साथ ही साथ आज मैं तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बताने वाला हूं मेरे भाइयों। आई होप तुमने सुबह वाले लेक्चर को अटेंड किया होगा और अभी रात के एक और लेक्चर बाकी है यार। तो सीरियस रहो, कंसिस्टेंट रहो 25 डेज रिवीजन सीरीज के लिए। बस मैं तुमसे इतना ही बोलूंगा। अगर तुम हमारे प्रो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर लिंक दे रखा है, वहां से जाकर तुम प्रो टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे देना पड़ता है हर एक स्टूडेंट। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को जानेंगे। तुम्हें मालूम होगा कि डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली कहूँ तो हमारे एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आती है टाइम टू टाइम बाय यूजिंग द एसेट और बाय पैसेज ऑफ टाइम या फिर ऑब्सोलेंस की वजह से, उसे हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। यार डेप्रिसिएशन क्या? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं उसके वैल्यू में गिरावट आ रही है। सर क्यों आ रही है गिरावट? क्योंकि आप कर रहे हो उसे इस्तेमाल, टाइम बीतते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। साथ ही साथ ऑब्सोलेंस होने की वजह से, ऑब्सोलेंस का सिंपल मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, फिलहाल बस समझ लो कि ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम, यूज ऑफ एसेट्स, इन तीन प्रॉपर रीजन की वजह से एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है यार। अब तीन वर्ड मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेंस। ध्यान से सुनना। डिप्लेशन वर्ड जहां पर भी निकल कर आए तुम समझ लो वहां पे बात की जा रही है वेस्टिंग एसेट्स की। वेस्टिंग एसेट सर क्या होते हैं? वैसे एसेट जहां से सिंपली कहो तो तुम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्वायर कर रहे होते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो उसे नाम दिया जाता है वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है यार। सो डिप्लेशन refers to नेचुरल रिसोर्सेज और वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइन, क्वेरीज, ऑयल रिजर्व्स, इन सब से आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी वजह से इसकी वैल्यू डे बाय डे जो डिक्रीज हो रही है उसे नाम दिया जाता है डिप्लेशन। जैसे हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, वैसे ही वेस्टिंग एसेट्स के लिए हम यूज करते हैं डिप्लेशन मेरे भाई। एमोर्टाइजेशन की बात करूं तो एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होते हैं, ये चीज ध्यान में रख लेना। इंटेंजिबल, अब इंटेंजिबल एसेट सर क्या होते हैं? जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, बस फील कर सकते हो उनके प्रेजेंस को। तो देखो यार, अमोर्टाइजेशन बताया गया, अमोर्टाइजेशन वर्ड जो है, टर्म जो है, ये इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के लिए, डिप्लेशन माइनिंग जैसे, मतलब कहो तो वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होते हैं। और ऑब्सोलेंस की अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन और टेक्निक इंप्रूव होने की वजह से अगर हमारे एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसे हम ऑब्सोलेंस उठाते हैं। सर ये तुम्हें तीन टर्म क्लियर हो गए होंगे, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, एमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेंस। चार बेसिकली टर्म्स हैं जो कि तुम्हें जानने जरूरी है डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले। अब देखो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या होता है, तो सिंपल बताओ तो इन्फॉर्मेशन। सिंपली सबसे पहले बता रहा हूँ कि इनकम, करेक्ट इनकम मेजर करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की नीड होती है। आपको अगर सही पोजीशन स्टेटमेंट जानना है तो यार डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। आपको फंड चाहिए फॉर द रिप्लेसमेंट, तो उस सिचुएशन में भी डेप्रिसिएशन की नीड होगी। और साथ ही साथ अगर आपको ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एसर्टेन करना है, अंदाजा लगाना है, तो उस सिचुएशन में भी डेप्रिसिएशन आपको हेल्प करने वाला। अब यार देखो यहाँ पे टोटल तुम्हें दिख रहे हैं 9 मेथड्स जो कि डेप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहो तो इसमें से बस 2 मेथड्स हैं। तुमने बचपन में भी ये चीज पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हो, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और जो बाकी के सारे मेथड्स देख रहे हो तुम, ये सारे ही धोखा हैं, मत पढ़ना इनके चक्कर में। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारे मैट में है, मैट इन द सेंस कि तुम्हारे सिलेबस में है, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बेसिक ओवरव्यू देता जाऊंगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो यार स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड्स के। मैं सिंपल सिंपल सबसे पहले तो मैं नाम बताऊंगा, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनेंगे। इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ मेथड। इसमें क्या होता है, जो हर साल यहाँ, इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है यार। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हर साल इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान में लेकर चलना। इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू।
स्क्रैप वैल्यू को हम रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, अपॉन में यूजफुल लाइफ। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तुम्हें रेट कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर रेट की बात कर रहा हूं, तो जो भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकलेगा उसे तुम डिवाइड करोगे आपके एसेट के कॉस्ट से, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, इससे तुम्हारा रेट निकल कर आ जाएगा। अब ये चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे एसेट का कॉस्ट नील होता है। क्वेश्चन बन सकता है किस मेथड में एसेट का वैल्यू नील होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये चीज ध्यान में चल। बात करता हूं अभी रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड जिसे नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, परसेंटेज यार फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो डेप्रिसिएशन तुम चार्ज कर रहे होते हैं वो हर साल डे बाय डे नहीं बोलो, ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की। मान लो तुम्हारे एसेट का कॉस्ट है 5 लाख रुपीज, इस पे तुम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो 10% के, तो सर कितने हो गए, 50,000 हुए। ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 लाख माइनस कर देंगे 50,000, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा 4,50,000। अब हमें करना है कैलकुलेट नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो हम नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट कर लेंगे 4,50,000 पे। अब भाई रेट तो रहेंगे सेम 10%, तो सिंपली इस पे हम 10% पे निकाले तो आएगा 45,000। वैसे ही अगर हमें थर्ड ईयर का निकालना हो तो सिंपली यहाँ पे माइनस कर लेंगे 4,50,000 माइनस 45,000, जो भी अमाउंट आएगा उस पर 10% का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यार यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा होगा ईयर बाय ईयर वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसका एक पॉपुलर फॉर्मूला है जहां से 2017 में न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो क्या सर अभी कंसिडर करें, यार नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये कैलकुलेटर बेस्ड होते हैं और तुम्हें BHU BCom में कैलकुलेटर मिलना नहीं है। तो अगर तुम इसमें एक्सपर्ट हो, मतलब तुम बिना कैलकुलेटर यूज किए कर लेते हो, तभी इन सारे क्वेश्चंस के लिए तुम अटेम्प्ट लेना वहां पे BHU BCom में, जहां पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिले, अदरवाइज तुम स्किप करना इसे। बात कर लेते हैं सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट। अब देखो वो दो मेथड्स मैंने जो तुम्हें बताए पिछले स्लाइड वाले, वो इंपॉर्टेंट थे ज्यादा, लेकिन ये सारे मेथड्स थोड़े। इसमें क्या होता है, देखो सिंपली मैं बताता हूँ। मान लो किसी एसेट की लाइफ 10 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 एंड 10। ठीक है, 10 साल। अगर तुम इनको टोटल करते हो तो आते हैं सर हमारे 55। ठीक है, अब मान लो डेप्रिसिएशन आपको निकालने हैं फर्स्ट ईयर के, तो तुम्हें पता है तुम कैसे डेप्रिसिएशन निकालोगे, 10/55। सेकेंड ईयर का निकालना है 9/55। थर्ड ईयर का निकालना है 8/55। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एनुअल डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट होते हैं वो बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट लेस इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय फ्रैक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तुम्हें याद रखना है यहाँ पे बेसिक ये फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन बाई चांस बनते हैं तो इसी चीज से बनेंगे। बात कर लेते हैं एन्यूटी मेथड की। तो एन्यूटी मेथड में ज़्यादा कुछ तुम्हें याद रखना नहीं है, सिंपली तुम यहाँ पे याद रखो कि एन्यूटी मेथड में एन्यूटी टेबल का यूज करके, एन्यूटी टेबल का यूज करके हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बताया गया ये एज्यूम करो कि जो अमाउंट आप एसेट को एक्वायर करने में लगा रहे हो, अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट किए होते, एल्सवेयर इफ इन्वेस्टेड देन वुड हैव अर्न्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि एसेट का कॉस्ट बन रहा होता, मदद कर रहा होता एसेट के कॉस्ट में। तो ये चीज़ें इसमें बस सिंपली ये बताई गई है कि अगर जो कॉस्ट आप एसेट को एक्वायर करने में लगा रहे हो कहीं आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो जाहिर सी बात है उससे आपको इंटरेस्ट मिलता, बस उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। बात करते हैं सिंकिंग फंड मेथड में। तो सिंकिंग फंड में सिंपली बोला गया, यार देखो तुम डेप्रिसिएशन के जो है वो एनुअली प्रोवाइड करते हो, इसके जगह पे तुम क्या करते, तुम डेप्रिसिएशन को सबसे पहले सिंकिंग फंड अकाउंट में कर देते क्रेडिट। ठीक है, अब जो अमाउंट होते तुम उन्हें, यार ये लिखा क्यों नहीं रहा, एक मिनट, हाँ, तुम उन्हें सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते। ठीक है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते, फिर उससे जो पैसे आते तुम उसे री इन्वेस्ट करते। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है तुम इसे सबसे पहले क्रेडिट कर देते थिंकिंग फंड अकाउंट में, फिर तुम इसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते, फिर री इन्वेस्ट करते। तो इससे कहीं ना कहीं तुम्हारी अर्निंग बढ़ रही होती। मतलब जब तुम एसेट को रिप्लेस कर रहे होते, मतलब जब एसेट की लाइफ वर्किंग लाइफ खत्म हो जाती,
तो तुमने जो सिक्योरिटीज में पैसे लगा रखे थे, उस सिक्योरिटीज के पैसे से तुम नए एसेट्स परचेज कर रहे होते। डेप्रिसिएशन तो एनुअली पे करते हैं सर हम, उसी अमाउंट की बात की गई है। बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड की, तो मिलता जुलता है सिंकिंग फंड मेथड से। जैसे वहां पे बात की जा रही थी कि यार तुम सिक्योरिटीज में पैसे लगा दो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि आप इंश्योरेंस ले लो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। जैसे ही उसकी लाइफ खत्म होती है तो आप उस इंश्योरेंस के पैसे को यूज करके नए एसेट ला सकते। जस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बात की गई थी, तो इसे एक बार रीड आउट कर लेना। बात करते हैं मशीन आर मेथड की, तो इसमें सिंपली देखो क्या बात की गई। मशीन आर मेथड में बोला गया सबसे पहले आप एस्टिमेट लगाओ कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट मशीन वुड वर्क ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ। पूरे होल लाइफ में मशीन कितने घंटे काम करने वाली है, उस बेसिस पे तुम्हें यार डेप्रिसिएशन लगाने। क्लियर है? नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें देखो क्या बोला गया कि हमारे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होंगे, सबसे पहले उसको तुमको ये अंदाजा लगाना होगा कि टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितने होंगे, एक पीरियड के दौरान तुम कितने प्रोडक्शन कर रहे होगे, ठीक है, और जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, इन तीन टर्म का यूज करके तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हो। तो इस चीज का याद रखना। एक और आता है डिप्लेशन एसेट, तुम्हें मालूम होगा ये वेस्टिंग एसेट में यूज होता है, जैसे कि माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इन सब में होता क्या है कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि एस्टिमेटेड क्वांटिटी, एक मिनट, एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितनी निकलने वाली है उस पर्टिकुलर माइन से, उस पर्टिकुलर क्वेरी से, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो। तो डेप्रिसिएशन यही एंड हुआ। डिस्कस करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे चैप्टर को, फिर खत्म करेंगे आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यार बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी बाकी है, अभी भागना मत यार। स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे चैप्टर को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाने से पहले तुम्हें मैं एक चार्ट के थ्रू, चार्ट नहीं बोलूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या। सपोज करो कि दो पार्टीज हैं, एक का नाम है ए और दूसरे पार्टी का नाम है बी, ठीक है। ये रहे, कुछ बना दे रहा हूं। अब ए ने, अब यहाँ पे ए ने बी को गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड। अब ए के पास, सॉरी, बी के पास पैसे नहीं थे, तो बी ने बोला भाई मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ए ने बोला चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा एक बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ करता हूं, तुम उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। क्या थी सर उस बिल में बातें की गई थी? उस बिल में ये बातें की गई थी कि यार देखो इस पर्टिकुलर डेट को तुम जैसे ही जब बिल मैच्योर हो जाए तुम मुझे इस गुड्स के पैसे दे देना। फिलहाल मैं तुम्हें गुड्स क्रेडिट में दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो बिल मैच्योर होता है तुम उस ड्यूरेशन में मुझे पैसे दे देना। तो यहाँ पे इस सिनेरियो को, इसमें जो बिल यूज हुआ उसे नाम दिया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बताया गया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होगा, साथ ही साथ वो अनकंडीशनल होता है। मैं तुम्हें यहाँ लिखता हूँ, जो कि अनकंडीशनल होगा, साथ ही साथ मेकर के द्वारा साइन किया गया होगा उस बिल में, जो कि डायरेक्ट करेगा, जो कि डायरेक्ट करेगा किसी को कि आपको इतना अमाउंट पे करना है इस पर्टिकुलर डेट पे। सो इसी चीज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम दिया गया। अब इसमें होते हैं सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज। फिलहाल मैं तुम्हें दो पार्टी समझाने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला है पार्टी यहाँ पे ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है सर? जो कि बिल ड्रॉ करता है, बिल बनाता है। वहां पे कौन ड्रॉवर थे? ये भाई साहब ड्रॉवर थे। बिल साइन किया जाता है ड्रॉवर के द्वारा,
और उसे हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो वहां पे ए भाई साहब जो है वो क्रेडिटर थे, मेकर थे, बिल साइन करते थे और साथ ही साथ ड्रॉवर थे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ड्रॉई कौन होंगे सर? बी भाई साहब होंगे, जिन्होंने गुड्स उधारी पे लिया। मतलब वो सर एक्सेप्टर होंगे। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने बिल एक्सेप्ट करा है, मतलब उनके ऊपर बिल ड्रॉन हुई है। ठीक है, तो वो हो गए डेटर। तीसरा पार्टी आता है पेई। पेई कौन होगा? अब देखो, पेई वो होगा जिसे पैसे मिलने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में जहां पे दो पार्टी थे, ए और बी, उस सिचुएशन में पेई होगा ए, क्योंकि ए को पैसा मिलना है। एक सिचुएशन और तुम देखो मेरे साथ। मान लो एक थर्ड पार्टी है सी। ए ने सी से पैसे ले रखे थे कुछ टाइम पहले। तो सी भाई साहब आए ए से पैसे मांगने। तो ए ने सिंपली बोला, यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, तुम ये बिल सी के पास लेकर जाना मेच्योरिटी के टाइम। वो मेच्योरिटी के टाइम में तुम्हें वो पैसे दे देगा। बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे बस पैसे मिल जाने चाहिए। तो इस सिचुएशन में पैसे किसे मिल रहे हैं? थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी पेई हो सकता है, ये चीज क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पे वो पर्सन है जिसे पेमेंट होना है। अब पे ड्रॉवर हिमसेल्फ हो सकता है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी हो सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे क्या था, वो अनकंडीशनल ऑर्डर था, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। बाकी तुम चेकआउट कर लेना। इसमें 2 पार्टीज होंगे, ड्रॉवर और एक होगा इसमें पेई। ये चीज याद रखना। अब देखो, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता दे रहा हूं। यहाँ पे ड्यू डेट, डे ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मैच्योरिटी, टर्म विल और पीरियड ऑफ बिल। मान लो ए भाई साहब ने एक बिल ड्रॉ किया 1/4/2021 को। ठीक है, 1/4/2021 को। अब ये बिल जो ड्यू हो रहा है वो हो रहा है 1/8/2021 को ड्यू हो रहा है। अब इसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया आपको 3 दिन के एडिशन ग्रेस ऐड करने हैं। ये जो पर्टिकुलर डेट है, ये डेट होता है ड्यू, जिस दिन आपका बिल ड्यू हो रहा हो। अब मान लो इसमें हम 3 दिन अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4/8/2021। इस पर्टिकुलर डेट को नाम दिया जाता है मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट, ठीक है, ये तुम इतना क्लियर। तो बिल सर ड्रॉ हुआ 1/4/2021 को, ड्यू हो रहा है 1/8/2021 को। ठीक है, इन दोनों के गैप को नाम दिया जाता है टर्म बिल कह लो या फिर पीरियड बिल कर लो। ड्यू डेट कौन होगा सर? ड्यू डेट ये वाला होगा जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। डे ऑफ ग्रेस क्या होगा? जो एक्स्ट्रा 3 दिन का टाइम मिल रहा है। और डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस डेट को पेमेंट फाइनली मिल रहा हो, उसे नाम दिया जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ और टर्म्स है, तुम उसे देख लेना। डिसऑनर ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ अ बिल, नोटिंग चार्जेस। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसिडर करके जाना, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मैंने बता रहा हूं तुम्हें। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यहीं एंड करेंगे अकाउंट्स के आज के इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिस्कस करने वाला हूं। मिलेंगे डे 6 में अकाउंटिंग के साथ। वैसे रात की एक क्लास अभी बाकी है, जिसमें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस और फाइनेंस। सर सबसे पहले मिलते हैं रात वाले क्लास में, रात के 9 बजे। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो दोस्तों।